हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक पोएम लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं। देखिए, ये जो पोएम है ये 35th पोएम 35वीं पोएम है। एक बुक जो उन्होंने लिखी थी गीतांजलि, जो कि कविताओं का संग्रह है, गीतांजलि बुक, उसकी 35वीं पोएम है जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये पोएम उन्होंने तब लिखी जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और इस कविता में वो अपने सपने को बताते हैं कि आजाद भारत कैसा होना चाहिए और उसमें लोगों को कैसा होना चाहिए। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो कविता है ये एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए उसका एक खूबसूरत सा सपना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पहले हम पूरी पोएम की रीडिंग कर रहे हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. By Rabindranath Tagore. So friends, अभी पहले फर्स्ट टू लाइन समझेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high, कहते हैं कि द अबव लाइन्स डिस्क्राइब अ प्लेस, एक ऐसी जगह का वर्णन करते हैं जहां की पीपल आर ब्रेव एंड नॉट अफ्रेड, जहां के लोग साहसी हैं, बहादुर हैं और वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। दे आर कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वास से भरे हैं। एंड होल्ड देयर हेड्स हाई विद डिग्निटी, और वो अपने सिर को गर्व के साथ ऊंचा रखते हैं, सम्मान के साथ ऊंचा रखते हैं। किसी से डरते नहीं है, झिझकते नहीं है, सिर नीचा करके नहीं चलते हैं, गर्व के साथ अपने सिर को ऊंचा रखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, तो जब डर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम अपने सिर को गर्व के साथ ऊपर करके घूम सकते हैं। नेक्स्ट है द नॉलेज, वेयर नॉलेज इज फ्री मीन्स एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इस लाइन में जोर दिया गया है कि शिक्षा का क्या महत्व है। वेयर नॉलेज इज फ्री, शिक्षा का महत्व क्या है। एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, और सभी को शिक्षा मिलनी भी चाहिए, सबका हक होना चाहिए शिक्षा में। एक्सेस मीन्स पहुंच, सबकी पहुंच होनी चाहिए शिक्षा मिलने तक। नॉलेज शुड नॉट, जो नॉलेज है, ज्ञान है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मीन्स नियंत्रण नहीं रखना चाहिए और सीमा नहीं लगानी चाहिए। अलाउइंग एवरीवन टू लर्न एंड ग्रो, और अगर ऐसा होगा तो हर किसी को सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो यही मतलब है इस लाइन का, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां सब लोगों को नॉलेज फ्री में मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, उसमें कोई सीमा नहीं है, पाबंदी नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी एक ही वर्ग के लोगों का। अब हम नेक्स्ट टू लाइंस करेंगे। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए, लाइन पोएम्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइन फिनिश हो गई लेकिन यहाँ ना तो कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो उसका मीनिंग जो है वो सेकेंड लाइन में चला गया, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, और फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है सेपरेट पीसेस, अलग अलग टुकड़ों में। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, रिलेटिंग टू होम और द रनिंग ऑफ अ हाउस होल्ड, घरेलू हो गया। और नैरो का मतलब है छोटा, नॉट लार्ज। सो इन दो लाइंस में कवि हमको यूनिटी मीन्स एकता का परिचय देते हैं, एकता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो आइडियल वर्ल्ड है, एक आदर्श दुनिया है, द पीपल आर नॉट डिवाइडेड बाय सोसाइटल बैरियर्स, उसमें जो लोग हैं उनमें भेदभाव नहीं है, जैसे समाज में भेदभाव किया जाता है।
तो वहां पे जो आदर्श दुनिया होगी वहां पे कुछ भी ऐसा सामाजिक जो भेदभाव होता है और बाधाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। इस आइडियल वर्ल्ड में, आदर्श दुनिया में, द टर्म नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डज नॉट मीन लिटरल वॉल्स। तो ये जो हमने लाइन पढ़ी थी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इसका मतलब जो लिटरल मीन्स शाब्दिक मीनिंग नहीं लेना है दीवारों से, जो घर की दीवारें होती हैं उससे हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, बट द बैरियर्स, लेकिन जो बाधाएं होती हैं दैट आर क्रिएटेड, जो कि पैदा किया जाती हैं या पैदा की जाती हैं इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमागों में और लोगों के मन में, जो बैरियर्स, जो रुकावटें पैदा की जाती हैं उसकी बात हो रही है। दीज डिविजन्स कुड बी ड्यू टू इश्यूज लाइक सोशल स्टेटस। अब ये जो विभाजन है, जो अलग अलग टुकड़े हैं, ये हो सकता है किसी भी रीजन, किसी भी कारण से। अब यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं जैसे कि सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति, फिर हो गया रिलीजन, धर्म, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, और इवन फैमिली स्ट्रक्चर, और यहाँ तक कि जो परिवार की संरचना होती है उसको लेकर भी ये भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ऐसे कह रहे हैं कि जो हमारा आदर्श वर्ल्ड होगा, आदर्श दुनिया होगी, वहां पे ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं होंगे। लोगों को इन छोटे छोटे इश्यूज में इसकी वजह से विभाजित नहीं किया जाएगा, बांटा नहीं जाएगा। नेक्स्ट लाइंस करते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection। टायरलेस इसका मतलब होता है बिना थके हुए, ठीक है। स्ट्राइविंग हो गया बहुत ज्यादा परिश्रम करना, पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, किसी चीज को पाने के लिए अथक प्रयास करना, बहुत परिश्रम करना, स्ट्राइविंग। और स्ट्रेच होता है फैलाना। इट्स आर्म्स, स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स एम्स एट अचीविंग अ गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने हाथों को फैलाना, अपनी बाहों को फैलाना। और परफेक्शन विदाउट फॉल्ट, या बिना दोष के, दोष रहित। इन लाइंस में जो कवि है, पोएट स्ट्रेसेस ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। तो जो कवि है वो जोर देते हैं ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी पर, और ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई पर। और वो कहते हैं इन एन आइडियल नेशन पीपल कम्युनिकेट ओपनली। जो आइडियल नेशन मतलब जो वो सपना देख रहे हैं कि आदर्श मेरा देश होगा, उसमें जो लोग होंगे वो कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करेंगे ओपनली, खुले रूप से, खुलकर बात करेंगे, एंड विद ऑनेस्टी, और ईमानदारी के साथ बात करेंगे, विद देयर वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स। और जो उनके शब्द होंगे, जो वो बात करेंगे, उनके शब्द होंगे वो सच्चाई को, उनके सच्चे विचारों को और भावनाओं को दर्शाएंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे मतलब दर्शाएंगे। द पोएट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और कवि निरंतर सुधार के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। हाईलाइट मतलब प्रकाश डालते हैं कि अथक प्रयास करना है, बिना रुके प्रयास करते रहना है। इन एन आइडियल नेशन द पीपल कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू बी बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्फ। तो ये जो आदर्श देश होगा मेरा, उसमें जो लोग होंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार प्रयास करते रहेंगे कि वो बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्फ, कि वो जैसे हैं उससे और भी बेहतर रूप का बन जाएं, ठीक है। अपना जैसे भी हैं अभी उससे और बेहतर बन जाएं, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, या बोल सकते हो कि सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप। एक एक इंडिविजुअल जब अच्छा बनी जाएगा तो कलेक्टिवली मीन्स समूह पूरा अच्छा बन जाएगा एज अ सोसाइटी, किसी भी समाज में। अब नेक्स्ट लाइंस करेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। पहले इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। स्ट्रीम छोटी सी नहर, छोटी नदी। ड्रीयरी मतलब डिप्रेसिंग एंड बोरिंग। डिप्रेसिंग उदास करने वाला, बोरिंग हो गया उबाऊ काम। डेड हैबिट का मतलब है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। जो पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज हैं जो अब किसी काम के नहीं है, जो बल्कि हानि ही पहुंचाते हैं, कुछ खराब इसका आउटकम होता है, जो परिणाम उनका होगा, जो पुरानी रूढ़िवादी विचार है जिससे कि गलत असर पड़ता है, उसको बोलते हैं डेड हैबिट। तो अब समझते हैं। अब ये जो लाइंस हैं वो एक मेटाफर मीन्स रूपक की तरह यूज की गई हैं। देखिए कैसे करके कंपैरिजन किया गया है कि द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक।
रीजन होता है तर्क देना, सोच समझ के बोलना। तो क्लियर स्ट्रीम हो गया, जो कि तर्क की स्पष्ट धारा होगी। रिप्रेजेंट वो दर्शाती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक, मतलब तर्क को दर्शाती है एक तो, और क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आलोचना से भरी सोच। और इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को आंखें बंद करके नहीं मानना है, अपना दिमाग लगाना है, रीजन तर्क को समझना है, और तब अगर खराब चीज है तो उसको मत मानिए, और अगर वो पॉजिटिव है, सकारात्मक चीज है, तो उसमें हम मान सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आलोचना वाली सोच और तर्क वाली सोच। द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, अब ये जो लाइन है ये वाली आई है हमारी, represents following traditions और outdated practices blindly। डेड हैबिट हो गया मृत आदत, कोई आदत जो कि मर चुकी है, और है ड्रियरी डेजर्ट। यहाँ ये बोलना चाहते हैं कवि कि जो पुराने रीति रिवाज हैं या पुरानी परंपराएं हैं उनका अनुसरण हमको ब्लाइंडली आंखें बंद करके नहीं करना है। The poet wants to say that members of an ideal society use logic and reason and do not blindly follow the old traditions। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो ये आदर्श समाज होगा, जो मेरा आदर्श देश होगा, तो उसके जो सदस्य होंगे वो तर्क यूज करेंगे, आंखें बंद करके अपनी पुरानी परंपराओं को उसका पालन नहीं करेंगे, अपनी सोच का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा होना चाहिए मेरा आदर्श भारत, आइडियल सोसाइटी। नेक्स्ट लाइंस करते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। देखिए लीड का पास्ट टेंस हो गया लेड, ले जाया जा रहा है, फॉरवर्ड आगे, और दी यहाँ पे लिखा है, दी का मतलब है यू, आप। अब हम इसको मान सकते हैं जैसे कि भगवान या फिर कोई हायर पावर, कोई बहुत बड़ी शक्ति जो हमको गाइड करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। एवर वाइडनिंग मीन्स फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, जो हमारा नजरिया है देखने का, तो वो हमेशा ही बढ़ता रहे, चौड़ा होता रहे। फॉर एवर हमेशा, और ब्रॉडन मतलब विस्तार होता रहे उसका। आउटलुक हो गया हमारा नजरिया। आवर माइंड्स शुड बी लेड बाय गॉड और द ऑथर इज डायरेक्टली टॉकिंग विद गॉड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो लेखक हैं, कवि हैं, वो सीधे ही भगवान से बात कर रहे हैं, या तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा मन है, उसको हमेशा भगवान को उसका नेतृत्व करना चाहिए, उसको आगे ले जाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। When the mind is pushed forward by the guiding force, जब हमारे दिमाग को आगे बढ़ाया जाता है या धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है आगे बाय द गाइडिंग फोर्स, ईश्वर के द्वारा, इट एक्सप्लोर्स न्यू आइडियाज, तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। एक्सपैंड्स इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भी हमको समझ में आती है। सो बोल सकते हैं कि दुनिया की जो समझ है वो भी एक्सपैंड और विस्तृत होती है, उसमें और बढ़ोतरी होती है। एंड ब्रॉडन्स इट्स पर्सपेक्टिव्स, और जो हमारा नजरिया होता है दुनिया को देखने का, लोगों को समझने का, उसमें भी विस्तार होता है। दिस ब्रॉडन्ड नॉलेज ट्रांसलेट्स इनटू मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू अ बेटर सोसाइटी। तो अगर हमारे ज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, इतना नॉलेज जो है वो विस्तृत हो जाएगी, तो तब क्या होगा, ट्रांसलेट्स इनटू मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव एक्शंस। तो जो भी हमारे कार्य होंगे, ठीक है, काम को करने का तरीका होगा, वो और भी मीनिंगफुल और भी सार्थक बन जाएंगे, और उसकी वजह से कंट्रीब्यूट टू अ बेटर सोसाइटी, जो एक बेहतर समाज के लिए हमारा योगदान होगा। तो अगर हमारा विस्तृत ज्ञान अधिक सार्थक और प्रभावी कार्यों में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो जो समाज होगा वो भी और बेहतर होगा, बेहतर बनेगा। जब समाज में रहने वाले लोगों में और भी अच्छी समझ आ जाएगी तो निश्चित रूप से समाज और भी बेहतर बनेगा। अब हम पोएम की नेक्स्ट लाइन करते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस टाइम पे ये कविता लिखी गई थी, तो लास्ट लाइन में कवि कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स।
while respecting those of others। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें कि पूरे स्वतंत्रता हो। अब स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि आने जाने की स्वतंत्रता या कि हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा, शासन नहीं कर रहा, वो नहीं। गुड थॉट्स, हमारे विचार अच्छे हों, हमारे बोलचाल अच्छे हों दूसरों के प्रति, और हमारे काम अच्छे हों, डीड्स अच्छे हों, ऐसी हमको स्वतंत्रता मिले। वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता की भी हम रिस्पेक्ट करें, उसका भी आदर करें। इसको कह रहे हैं हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। दिस लाइन इज अ प्ली और प्रेयर, तो ये तो एक प्रार्थना है, ये लास्ट वाली लाइन एक प्रार्थना के रूप में की गई है। फादर अगेन रीइंफोर्सेस द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डिवाइन फोर्स, तो यहाँ पे फादर कह सकते हैं भगवान के लिए यूज किया गया है, ये या तो बोल सकते हैं कि ऐसी शक्ति के लिए जो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करती है, और एक दैवीय शक्ति होती है, डिवाइन फोर्स, दैवीय शक्ति या पावर होती है। लॉन्ग्स फॉर मतलब किसी चीज की चाह करना, तो जो पोएट है, कवि है, वो चाह कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपनी कंट्री इंडिया के लिए, टू वेक अप एंड अचीव दिस स्टेट ऑफ फ्रीडम, कि जब वो जगे उठे, जब उसको स्वतंत्रता मिले, तो वो पाए इस तरीके की असली स्वतंत्रता, ऐसी स्थिति जहां पर लोगों का तन मन एक दूसरे के लिए साफ हो और बिल्कुल फ्री हो। अ हेवन वेयर पीपल हैव डिग्निटी, नॉलेज एंड पावर, एक ऐसा स्वर्ग जहां पर लोगों के पास हो एक दूसरे के लिए सम्मान, नॉलेज है ज्ञान और शक्ति। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान, जब भी मेरा देश जो है स्वतंत्र हो, वेकअप, जब वो उठे, तो वो इस तरीके की स्वतंत्रता पाए, ऐसी स्थिति जिसमें कि सब लोगों के पास सम्मान है, ज्ञान है और अपनी शक्ति है, और दूसरों के प्रति भी सम्मान है। अब एक बार जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए पोएम में वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एक बार आपको मैं हिंदी में पूरा का पूरा मीनिंग बता दूंगी। माइंड मीन्स मन, फियर डर, हेड सिर, हेल्ड हाई, हेल्ड हाई सिर ऊंचा रखना गर्व के साथ, नॉलेज ज्ञान, फ्री स्वतंत्र, ब्रोकन अप टूटना, फ्रैगमेंट्स टुकड़े टुकड़े, नैरो संकीर्ण बिल्कुल तंग, डोमेस्टिक वॉल्स घरेलू दीवारें, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया था कि घर की दीवार की बात नहीं कर रही, दिमाग के दीवारों की बात करी है यहाँ पे। वर्ड्स शब्द, डेप्थ गहराई, ट्रूथ सत्य, टायरलेस स्ट्राइविंग बिना थके हुए प्रयास, स्ट्रेचेस फैलाना, परफेक्शन पूर्णता के साथ बिना किसी दोष के, क्लियर स्ट्रीम स्पष्ट धारा, रीजन तर्क सोचने का तरीका, लॉस्ट इट्स वे रास्ता खोना, फिर है ड्रियरी डेजर्ट सूना रेगिस्तान, सैंड रेत, डेड हैबिट मृत आदत, लेड फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, एवर वाइडनिंग हमेशा विस्तार होता रहा, थॉट विचार, एक्शन काम करना, हेवन स्वर्ग, फ्रीडम स्वतंत्रता, फादर पिता, कंट्री देश, और अवेक जागना। आप एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, पूरी की पूरी पोएम का शॉर्ट में पूरी समरी पढ़ लेते हैं। यह कविता एक आदर्श दुनिया का खूबसूरत सपना है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था एक कविता में। कवि ऐसे देश की कल्पना करता है जहां लोग बहादुर हों और स्वतंत्र रूप से अपनी सोच रखते हों, सभी को वो ज्ञान, वो नॉलेज प्राप्त करने का अवसर मिले, मौका मिले जो वे चाहते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड ना हो, सीमित ना हो, और लोगों को बांटने वाली कोई दीवारें नहीं हो, उनको एक दूसरे से अलग करने वाली बीच में कोई दीवार नहीं हो, ऑब्स्टेकल रुकावट नहीं हो, लोग ईमानदार हों, सच बोलते हो हमेशा, वहां के लोग कभी हार नहीं मानते, जो आदर्श देश के नागरिक होंगे, जब मेरा भारत स्वतंत्र होगा, वहां के लोग कभी हार नहीं मानते हों और हमेशा सबसे अच्छे बनने का प्रयास करते रहते हों। वे केवल पुरानी परंपराओं का पालन करने के बजाय स्पष्ट और तर्क वाली सोच का इस्तेमाल करते हों, ठीक है, आंखें बंद करके पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को फॉलो ना करते हों, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और तर्क भी लगाएं और अपनी ही अलग सोच का इस्तेमाल करते हों, ऐसी दुनिया हो। कवि आशा करता है कि ईश्वर उसके देश को इस आदर्श स्थान बनाने में मदद करेगा।
भगवान मदद करेगा और एक स्वतंत्रता की भूमि जहां हर किसी का मन और आत्मा सचमुच ऊंचाइयों को छू ले, वैसे भारत को रोशन करेगा। तो वैसा होगा उनका स्वतंत्र भारत। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पोएम समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। पोएम पसंद आई है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।